स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है द मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे विच इज PW क्यूरियस जूनियर एंड मैं सोनाक्षी त्यागी आप लोगों के लिए इस एग्जाम एक्सप्रेस सीरीज में फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ विच यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू विच इज नेचुरल रिसोर्सेज and natural calamities that sometimes hit the earth, right, in various different forms. तो दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज आपके फाइनल एग्जाम्स आर कंसर्न. तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे. क्विकली देख लेते हैं दैट व्हाट ऑल सब टॉपिक्स आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन. सो वी विल बिगिन विद अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू अंडरस्टैंडिंग कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, राइट. देन वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स इन विच दे एग्जिस्ट, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, बट वो कितने तरीकों के होते हैं और हमने क्यों इन्हें इस डिफरेंट टाइप्स में बांटा है बेस्ड ऑन व्हाट क्राइटेरिया, राइट. Then we will move on to the second part of today's class, which is discussing about the natural calamities and then some examples of those calamities. राइट. एंड उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं आपकी पूरी लर्निंग को कंसोलिडेट करने के लिए क्विज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. सो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. एज फार एज नेचुरल रिसोर्सेज आर कंसर्न स्टूडेंट्स, नेचुरल सबसे पहले दोनों ही शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं. नेचुरल मीन्स समथिंग विच इज बीन गिवन टू अस बाय द नेचर इटसेल्फ, राइट. हमने मेजरली उसमें कुछ बनाया नहीं है, इट्स जस्ट द नेचर दैट हैज गिवन इट टू अस, राइट. एंड रिसोर्स, अ रिसोर्स इज एनीथिंग विच इज वेरी यूजफुल फॉर आवर पर्पस, राइट. ह्यूमंस, हम खुद भी एक रिसोर्स हैं क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस कोई ना कोई एक्टिविटी या सर्विस परफॉर्म करके हम अपने कंट्री, अपनी इकोनॉमी, अपने लोगों की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट. सो अ रिसोर्स इज समथिंग विच कम्स इन हैंडी टू यू, विच इज वेरी यूजफुल टू यू, जिसके माध्यम से आप और फर्दर एक्टिविटीज कर पाते हैं, विच मेक्स योर लाइफ ईजियर टू लिव, right. So natural resources are nothing but the materials or the substances that occur in nature and are extremely valuable to human beings. जैसा मैंने कहा resources हैं यानी कि बहुत ज़रूरी हैं especially to human beings. Some examples that you can see is land resources, again a very natural resource, very much important for all of us. हमें अपने घर बनाने के लिए, crops grow करने के लिए, factories establish करने के लिए, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए इन वेरियस डिफरेंट अदर थिंग्स लैंड रिसोर्सेज की जरूरत है. वाटर रिसोर्सेज, विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, राइट. नॉट जस्ट अस, वेरियस अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल. सो दैट ऑल्सो इज अ रिसोर्स. एनिमल रिसोर्सेज, we are directly or indirectly dependent upon a lot of animals as well in the form of resources. Crude oil, again another form of natural resource which is very very important for all of us, ठीक है. Forest resources हो गए, wind power and solar energy हो गई, यानी कि मूविंग विंड की मदद से जब हम विंड मिल्स को मोशन में लाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. सेम वे गोज फॉर सोलर पावर. वी यूज द एनर्जी ऑफ द सन टू पावर आवर होम्स, टू पावर सर्टन फैक्ट्रीज, राइट. इसी के साथ साथ नेचुरल गैस, प्रेशियस मेटल्स, मिनरल्स, रॉक्स, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं. इवन दो all of these are coming under one category of natural resource, yet they are different from one another. ठीक है. तो यहीं पे बात आ जाती है बाइफर्केशन की कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमने एक क्राइटेरिया पे डिवाइड किया है दो डिफरेंट टाइप्स पे. व्हाट आर दोस टू टाइप्स? फर्स्ट इज द रिन्यूएबल एंड सेकंड इज द नॉन रिन्यूएबल. द क्राइटेरिया ऑन विच वी हैव डिवाइडेड दीज नेचुरल रिसोर्सेज इनटू दीज टू कैटेगरीज इज कि क्या मौजूद रिसोर्स को हम आगे आने वाले टाइम में बार बार रिपीटेडली यूज कर पाएंगे विदाउट इट बीइंग डिप्लीटेड, राइट. यानी कि फ्यूचर में चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये रिसोर्सेज कभी खत्म हो. इन दैट केस सच रिसोर्सेज आर सेड टू बी रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, यानी कि जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे नियर फ्यूचर में, जो कि चलते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सोलर हो गए, सोलर रिसोर्सेज हो गए, विंड रिसोर्सेज हो गए, हाइड्रो, दैट इज रिसोर्सेज कनेक्टेड टू वाटर, ठीक है. एंड इन फैक्ट इनके द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी को कई बार हम एक और नाम से जानते हैं विच इज कॉल्ड एज ग्रीन एनर्जी, राइट, बिकॉज इट इज रिलेटिवली इको फ्रेंडली.
as compared to the other side, the other type of resources which are non renewable. Renewable का मतलब ही क्या होता है, जो बार बार प्रोड्यूस हो सके और जल्दी जल्दी हो सके, जो कि नियर फ्यूचर में खत्म ना हो, जिसकी टेंडेंसी हो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस. बट not all resources can be, and such resources are then kept under the category of non-renewable. यानी कि अगर हमने इन्हें आज सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, सस्टेनेबली यूज नहीं किया, हमने ये ध्यान नहीं दिया कि ये आगे आने वाले टाइम में खत्म हो सकते हैं, then there is a chance, there is a very high probability that the generations which will be born after us might not have these resources with them. Resources such as कोल, सच एज पेट्रोलियम, सच एज नेचुरल गैस. क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है कि ये रिसोर्स एक बार खत्म हो गए तो बन नहीं सकते. द थिंग इज दैट दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, बिकॉज ये बने ही कैसे थे? The initial organisms which were living on the earth, due to various factors, they got buried under the ground under very high temperature and pressure. ठीक है? So over the period of millions of years, इस temperature और pressure ने उनकी body को इन resources में convert किया, तब जाके आज हम इन resources को coal, petroleum और natural gas के form में use कर पाते हैं. But फिर से ये पूरा प्रोसेस रिपीट करवाना और इन रिसोर्सेस को बनाना विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड बाय दैट टाइम ये रिसोर्सेस खत्म हो चुके होंगे. दैट इज द रीजन दैट दे आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्ट मीन्स समथिंग विच कैन जस्ट फिनिश ऑल टुगेदर. तो इस बेसिस पे हमने नेचुरल रिसोर्सेज को इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. नाउ जैसा मैंने कहा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, these are available in unlimited quantities, almost in unlimited quantities, right? So if we manage them wisely, they can be used again and again, such as solar power, the energy that you get from the sun, geothermal, which is the heat energy that the earth produces, right? Hydropower, the water energy, biomass, जो आपको living organisms की dead and decaying bodies से energy मिलती है, उसे process करके, and wind energy. ठीक है? On the other hand, the non-renewable resources are already present in very limited quantities, and since they take millions of years to form again, they can run out in future. ठीक है? जैसे कि ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर भी इसलिए क्योंकि बेटा ये जो फ्यूल, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो फ्यूल यूज करते हैं ना, वो है यूरेनियम, और यूरेनियम एक एग्जॉस्टेबल फ्यूल है. ठीक है? इट इज नॉट प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज, हेंस यहाँ पे हमने न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर रिसोर्स को भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में रखा है. ठीक है? Now students, since we are clear about the resources, natural resources, we should now move on to understanding what do we mean by natural calamities. Now, the word natural itself is letting you know that in most cases it is the action of the nature which is bringing such calamities, such situations, right? Such disastrous situations. So calamity is anything जहाँ पर human life, animal life, properties, इन सारी ही चीजों पे बहुत negative effect पड़े. ठीक है? यानी कि they are also called by another name which is called as natural disasters, and they are occurrences in nature that can cause harm to both living beings as well as the property on earth, just like I said, right? And they are often triggered, यानी कि ये often किस चीज से, किस वजह से उत्पन्न होते हैं? बाय शिफ्ट्स और चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस. ज्यादातर आप देखेंगे कि बहुत मेजर क्लाइमेटिक कंडीशंस या वेदर कंडीशंस में अगर चेंजेस हो या सरफेस ऑफ द अर्थ में चेंजेस हो, तो देयर आर चांसेस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट सच नेचुरल कैलामिटीज कैन स्ट्राइक द अर्थ, राइट? नाउ अब हमें ये समझना भी जरूरी है कि ये नेचुरल कैलामिटीज जब किस किस फॉर्म में दे कैन स्ट्राइक द अर्थ. सो द फर्स्ट कैन बी अर्थक्वेक, right? So this occurs when there are internal changes or disturbances in the earth's crust resulting in the shaking of the ground. तो आप जानते हैं earth majorly has 3 layers, right? The topmost layer is the crust, है ना? The second layer is the mantle, and the innermost layer is the core. Core in general inner core और outer core में divided है, वो आप higher classes में पढ़ेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा. But in general अगर आप देखिए largely the entire surface of the earth is divided into
3 layers, right? So जो अर्थ की क्रस्ट है, द अपर मोस्ट लेयर जिसपे हम इस वक्त जी रहे हैं, जिसपे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ प्लेट्स, राइट? सो व्हेन दोस प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ऐसा नहीं है कि अर्थ का सरफेस इज नॉट डायनामिक, इट इज कंटिन्यूसली मूविंग। हमें फील नहीं होता क्योंकि वो मूवमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस बहुत छोटे डिस्टेंसेस पे हो रहे हैं, और जो स्पीड है दैट इज नॉट एज मच दैट वी विल बी एबल टू फील दोज मूवमेंट्स। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज अंडर सर्टेन कंडीशंस व्हेन द प्रेशर इज टू मच और द हीट इज टू मच, सो वो प्लेट्स इस तरीके से मूव करती हैं कि वो इतना ज्यादा मेजर डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं that that disturbance is also felt on the surface of the earth in the form of an earthquake, right? So the earthquake, the point at which it originates under the ground is called as focus. ये बहुत important point है, ये दोनों ही terms बेटा आपके लिए बहुत important हैं, especially because you should be able to differentiate between the two, right? So focus is basically that point जहां पर अंडर द ग्राउंड द विच इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ द अर्थक्वेक, राइट? सो दिस इज द पॉइंट अंडर द ग्राउंड वेयर द अर्थक्वेक एक्चुअली ओरिजिनेट्स, और जस्ट इसके ऑपोजिट, जस्ट इसके ऊपर, जस्ट इसके द पॉइंट जस्ट अबव इट ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होता है जहां पर आपको फर्स्ट ट्रेमर्स फील होते हैं, उसे हम कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है? सो द पॉइंट on the earth's surface exactly above the focus, आप यहाँ पे देख सकते हैं with the help of this image, focus is present under the ground. You will not be able to see the focus, but there is a chance you might be able to see the epicenter, जो कि scientists and जो बाकी लोग होते हैं who are specialists in this, they are able to identify कि ये epicenter था इस earthquake ka. So epicenter is present on the surface of the earth where the first tremors are felt of an earthquake, whereas focus is present just below it जहाँ पे actually earthquake originate हुआ। अब बेटा जब earthquake आता है ना, तो आपने देखा होगा कि not every earthquake brings in huge amounts of destruction। तो earthquake का magnitude कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए रिक्टर स्केल बनाया गया, ठीक है? इट इज नेम्ड ऑन द साइंटिस्ट नेम इटसेल्फ, रिक्टर, जिन्होंने ये स्केल बनाया, एंड द स्केल रेंजेस फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ 1 to 10, राइट? सो 1 to 10 के बीच में हम अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड, जब भी अर्थक्वेक कहीं पे भी स्ट्राइक करता है, हम उसके मैग्नीट्यूड को इसी स्केल की मदद से मेजर करते हैं, ठीक है? एक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी किससे मेजर की जाती है? मर्कैली स्केल से, ठीक है? तो ये दोनों ही स्केल्स बहुत अलग है। रिक्टर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके बताता है आपको अर्थक्वेक का, और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मर्कैली स्केल बताती है, ठीक है? रिक्टर स्केल रेंजेस फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ 1 to 10, राइट? चलो मूविंग अहेड। अब जब अर्थक्वेक आ चुका है, एंड इन केस यू आर इन योर रूम और इंडोर्स, राइट? सो व्हाट द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड डू इज कि अगर आप एस्केप नहीं कर पा रहे हो और आपको इमीडिएट कोई स्टेप लेना है, सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड फाइंड अ टेबल जिसके आसपास बहुत बड़े बड़े से इस तरीके के कबर्ड्स ना हो या कोई लूज फर्नीचर ना हो, एंड हाइड अंडर द टेबल, right? Just hide under the table and cover your head with the help of your hands, so that आपके सर पे कुछ ना गिरे, ठीक है? In case you are outside, find an open space, ऐसा स्पेस जहां पे आसपास इलेक्ट्रिसिटी पोल्स ना हो, लंबे लंबे पेड़ ना हो, कोई लंबी बिल्डिंग्स ना हो, बिल्कुल ही एंटायरली ओपन स्पेस ढूंढिए ताकि आप वहां पर खड़े रहें, एंड chances are you might be able to get saved, right? Now in case आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं, and you want to you live probably on the 5th floor or the 10th floor, and now you want to get down, right? Definitely आप अपने घर में तो नहीं रहेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप उतरना चाहेंगे उस फ्लोर से, लेकिन उतरने के लिए आप लिफ्ट्स या एलिवेटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू विल टेक दी स्टेप्स, राइट? नेवर एवर take the elevators in case of an earthquake, right? In fact, घर में निकलने से पहले switch off all electricity appliances if possible. गैस इन लाइन्स के पास या इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स के पास रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है? So these are some precautions which you can follow in case an earthquake ever arises, right? The second type of calamities can be volcanic eruptions, right? So सबसे पहले तो
वॉल्केनो को ही समझिए, दीज आर नथिंग बट ओपनिंग्स और रप्चर्स इन द अर्थ सर्फेस, अर्थ क्रस्ट, थ्रू विच मॉल्टन रॉक और मैग्मा फ्लोज आउट। तो मैंने आपको बताया था ना कि अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 layers, द अपर मोस्ट बीइंग द क्रस्ट, द सेकेंड वन इज द मैंटल एंड द इनर मोस्ट द कोर। मैंटल में ही वहां पे एक एंटायर मैग्मा चेम्बर होता है जहां पे रॉक्स इतने टेम्परेचर को एक्सपोज्ड होते हैं दैट दे आर इन देयर लिक्विड फॉर्म। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट दिस मैग्मा थ्रू अ क्रैक इन द अर्थ सरफेस originates and comes out on the surface of the earth through this volcanic eruption, और जब वो मैग्मा surface of the earth पे आ जाता है, in that case it is called as lava। तो लावा को फीड कौन करता है? मैग्मा चेम्बर या मैग्मा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन दी मैंटल, द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ, राइट। द थर्ड टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटीज कैन बी ड्रॉट्स, यानी कि ऐसी कैलामिटी जहां पर बहुत टाइम से किसी एक जगह पे ऐसा हो सकता है दैट देयर हैजंट बीन एनी रेनफॉल, और बहुत टाइम, और इस वजह से देयर हैज बिन अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, स्कैसिटी ऑफ वाटर। अब बेटा ये एक चेन इवेंट की तरह वर्क करता है। सबसे पहले तो ये होगा कि हो सकता है उस एरिया में बारिश बहुत टाइम से हो ही ना, जिसकी वजह से पानी में कमी हो चुकी है, ठीक है। तो अब जब पानी में कमी हुई है तो पौधे, the plants, the crops which need water for survival, सबसे पहले वो अफेक्ट होंगे, ठीक है, वो जी नहीं पाएंगे, they won't be able to survive, they will die। You will see very soon that the land where the drought has hit will become डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। अगर वेजिटेशन चली जाएगी तो जो जानवर डायरेक्टली डिपेंडेंट थे उस वेजिटेशन पे वो भी धीरे धीरे मरना शुरू कर देंगे, ठीक है। और हम ह्यूमंस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, क्रॉप्स पे डिपेंडेंट हैं, इवेंचुअली हमारे ऊपर भी इसका अफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। सो ड्रॉट इज नॉट जस्ट द ड्राइंग अप ऑफ लैंड्स, इज नॉट जस्ट द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, इट इज अ चेन ऑफ इवेंट्स विच affects a lot of different living things जब ये strike करता है, ठीक है। So this drought is basically brought on by long periods of low rainfall which then results in the scarcity of water, यानी कि पानी की कमी हो जाना। It has severe consequences on agriculture especially because जो crops होते हैं उनकी yield, यानी कि आपको फसल उगनी आपकी बंद हो जाती है, ठीक है। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आपके सीड्स, इन सब की कमी हो जाती है, राइट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटी इज सुनामी, ठीक है। तो सुनामी की अगर बात करें बेटा, अगेन सुनामी के पीछे ओरिजिनेशन का रीजन कैन बी एन अर्थक्वेक अंडर द ओशन फ्लोर या सी फ्लोर, ठीक है। ये बेसिकली आपको दिखाई देगा कि अंडर वाटर अर्थक्वेक्स की वजह से या वॉल्केनिक इरप्शंस, और इट कुड बी अदर रीजंस एज वेल, मोस्टली अंडर वाटर अर्थक्वेक्स की वजह से सुनामी आती है। तो जब ओशन फ्लोर जो है वो भी इन्हीं प्लेट्स का बना हुआ है, राइट, दे आर ऑल्सो मूविंग। सो समटाइम्स जब वहां अर्थक्वेक आए उस वजह से क्या होता है दैट द डिस्टर्बेंस कॉजेज अ वेरी हाई राइज इन द लेवल ऑफ वाटर टू सच हाइट्स कि वो इनॉर्मस वेव्स बना देती हैं। और जब यही लहरें आके शोर पे स्ट्राइक करती हैं, दे क्रैश ऑन टू द शोर, दे कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। आप देख चुके हैं किस तरीके से सुनामी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे किस तरीके का डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया था, क्या हैवॉक क्रिएट हुआ था, राइट। यू मस्ट ऑल बी नोइंग अबाउट इट। सो सच ह्यूज वेव्स आर कॉल्ड एज सुनामीज, राइट। Now, the next type of natural calamity is cyclones. Now, cyclones are beta basically revolving winds जो circular manner में revolve करती हैं, but on the surface of water majorly. ठीक है, ये tornadoes से अलग होती हैं। Tornadoes are on land. They are also revolving winds, but again वो land पे हैं और ये वाटर पे हैं। तो कई बार क्या होता है ना बेटा, क्योंकि वाटर इज कंटिन्यूसली सर्कुलेटिंग, राइट, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर रीजन्स बन जाते हैं। जहां पे भी लो प्रेशर रीजन बनता है वहां चांसेस होते हैं कि आपकी स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है ना वो स्पिन करने लगे, ठीक है, इस तरीके से स्पिन करने लगे। और ये अपने साथ साथ क्योंकि ये पानी के ऊपर स्पिन कर रही हैं, सो दे कैरी अ लॉट ऑफ वाटर विद देम एज वेल। सो व्हाट हैपेंस इज इफ दे कम टू नियर टू अ शोर, जैसे कि अगर वो बहुत डीप एंड ओशन में या सी में कहीं है और आसपास कहीं लैंडफॉर्म ना हो, तो शायद एक बार को साइक्लोन का इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पे ना पड़े, राइट। द एक्वेटिक लाइफ माइट गेट डिस्टर्ब्ड अ बिट,
बट अगर ये लैंडफॉर्म के पास है एंड इफ इट happens to strike the shore, then it can bring very huge amount of rainfalls, which again, if not properly managed, can lead to floods and eventually death and destruction, right? So these are usually formed due to low pressure areas in the seas. ठीक है, तो ये आपके cyclones हो गए. Now another kind of natural calamity is फ्लड्स. अब आप फ्लड्स के बारे में तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, बिकॉज दिस इज वन सच कैलामिटी जो कि आप ईयरली बेसिस पे देखते ही हैं कि किसी ना किसी पार्ट ऑफ इंडिया में ये फ्लड स्ट्राइक करते ही हैं, राइट? सो व्हेन देयर इज टू मच फॉर वाटर दैट इट ओवरफ्लोज ऑन टू द लैंड, इन दैट केस दैट लैंड बिकम्स flooded. The animals, the humans, the properties of the humans, everything gets destroyed in that process, right? So it can be caused due to heavy rainfall as well, or when the rivers get full. ठीक है, अगर आपने प्रॉपर एम्बैंकमेंट्स नहीं बनाए हैं कि आप रिवर के वाटर को कंट्रोल कर सको, इन दैट केस देयर इज वेरी हाई चांस कि हाई रेनफॉल के चलते उसका पानी इतना ज्यादा राइज हो जाएगा कि वो रिवर नहीं होल्ड कर पाएगा उतना पानी, एंड इट माइट get released in the land area. That is when it causes floods. ठीक है? So now students, that we have completed both natural resources and natural calamities, let's move on to some questions. Questions answer करते हैं, फिर देखते हैं कि हमने क्या समझा है और कितना समझा है. So the first question is, all volcanoes are fed by and get their energy from. सारे ही volcanoes को उनकी energy किस चीज से मिलती है, क्या स्रोत होता है उनका? इज इट द सॉइल, इज इट द मैग्मा, द गैस और द रॉक्स? क्विकली आंसर. जो लावा आपको वॉल्केनिक इरप्शन में अर्थ सरफेस पे विजिबल होता है, it happens, it is created, and इसके पीछे ओरिजिनेशन क्या है? It is fed by the magma chamber in the mantle layer of the earth, magma से. ठीक है, moving ahead. An earthquake is a sudden movement of a part of Earth's surface. After the first big quake, smaller quakes or tremors may happen. These are called. क्या होता है ना बेटा, कई बार अर्थक्वेक जब हिट किया है, सो द फर्स्ट टाइम दैट इट हिट्स द मेजर क्वेक, द मेजर ट्रेमर्स दैट यू फील, उसके वो जब बंद हो जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है द अर्थक्वेक माइट बी ओवर. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद आपको फिर से उसी तरीके के कुछ कुछ ट्रेमर्स फील होते हैं या स्मॉलर क्वेक्स फील होते हैं. तो उन्हें हमने एक बहुत ही यूनिक नाम दिया है, लाइक उन्हें एक बहुत ही यूनिक टर्म दिया गया जो आपने कई बार मूवीज, न्यूज या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा. तो प्लीज एक बार रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए. And that particular term is aftershocks. यानी कि after the major quake has already struck, उसके बाद अगर कोई छोटे ट्रेमर्स आते हैं या माइनर वो आते हैं क्वेक्स, तो उन्हें हम कहते हैं आफ्टरशॉक्स. ठीक है. Next question, a long high sea wave caused by an earthquake or other disturbance is called. एक बहुत ही लंबी सी लहर जो जनरली एक अर्थक्वेक की वजह से अगर कॉज की जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, विच इज सुनामी, राइट? तो इसे हम सुनामी कहते हैं. मूविंग अहेड, fossil fuels formed over a long period of time when heat and pressure were applied to nitrogen mixed in water, organisms buried in the ground, कार्बन फिल्टर्ड थ्रू लाइमस्टोन और बैक्टीरिया ऑन टॉप ऑफ मड. याद है मैंने आपको बताया था कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इन सभी को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. ठीक है, तो ये बने कैसे थे? हाउ वर दे मेड एंड व्हाई आर दे केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? सो मेजरली बेटा ये बनते हैं organisms which are buried in the ground, which are exposed to very high temperature and pressure, और क्योंकि इनकी dead body से बनाए जाते हैं, तो इन fuels को हमने नाम fossil भी दिया है. ठीक है, fossil fuels का नाम दिया है, right? Moving ahead to the next question, if an earthquake occurs, what should you do out of the following? If you are indoors, stay in, get under a desk or a table. Use lifts to get down. If you are outdoors, stay away from trees and buildings. Only A and C. Please very carefully read each and every option and only then answer. Again, put your logic into this.
डेफिनेटली अगर आप इंडोर्स हैं, बाहर नहीं जा पा रहे, तो यू गेट अंडर अ डेस्क और अ टेबल, कवर योर हेड with your hands, right? Never use lifts, always use staircase. If you are already outdoors, stay away from trees and buildings and electricity poles, right? उनसे दूर रहिए. So definitely option D is correct, only A and C. Next question. Fossil fuel is also known as non-renewable resources, renewable resources, inexhaustible resources, और either B or C. अगेन बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा प्लीज. पहले ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए. लुक फॉर ईच टर्म, ट्राई टू रिलेट कि इनका क्या मतलब हो सकता है. सो दीज आर डेफिनेटली कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी इन्हें कहा जाता है. ठीक है, तो दोनों ही नाम आप यूज कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स के लिए, राइट? Moving ahead, the ultimate source of energy for all living organisms is, अर्थ पे रहने वाले हर जीवित वस्तु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एंड एनर्जी इज व्हाट? विंड, वाटर, सन और सॉइल. ये तो बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन है. दिस इज समथिंग दैट यू बीन लर्निंग फ्रॉम from your basic classes. So this is basically your sun. Beta, sun is something which is the ultimate source of heat and light for all of us, right? And without the sun, none of us will be able to survive, because sunlight की मदद से ही plants अपना खाना बना पाते हैं, है ना? और जो वो अपना खाना बनाते हैं उसी पे हमारा एग्जिस्टेंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है. सो स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द फिनिशिंग अप ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड कैलामिटीज. आई रियली होप कि आपको ये हेल्प करे. और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले आप, इससे पहले कि मैं आंसर आपको वीडियो में दिखाऊं, आप पॉज करके आराम से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा टू असेस इन अ बेटर वे कि आपने कितना समझा. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. Till then, bye everyone. Thank you so much for attending this video, and I wish you all the very best for your exams.